प्रेस है, न्यूज़पेपर है, इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, पैसे कमा के पता नहीं कहां कहां छुपा हुआ है, सीबीआई के डर से चुप बैठा हुआ। कैसे नेता बनेगा? तब तो लीडर नहीं डीलर ही मिलेगा। आजकल फेसबुक ट्विटर पे चल रहा है कैरम बोर्ड की तरह। आंदोलन कहां कर रहा है? सड़क पे कौन नेता लड़ रहा है? कौन संसद घेर रहा है? कौन विधानसभा घेर रहा है? कुछ नहीं, खाली सब गुलाम समझ लिया है। इस जात का इतना वोट है, खड़ा कर दो, बार्गेनिंग करो, सेटिंग करो, 4 सीट लो, उसमें से एक को मंत्री बना लो, बेटा को, फूफा को, दामाद को, जितने रिश्तेदार है उसको आस-पास घुमा लो। इसके जात का लोग गुलाम तो है। आप सभी का शुक्रिया और जय हिंद। कल जिस तेवर में मैंने बात कही थी जंतर मंतर पर, और आज जिस तेवर से बोल कर आ रहा हूं, उस तेवर में तो यहां नहीं बोलूंगा क्योंकि वैचारिक सभा है। और एक कारण और है कि मीटिंग से भागा, सीधे यहां लंच भी नहीं कर पाया। ये मेरा कमिटमेंट था कि प्रोग्राम में जाना है। तो वैचारिक सभा जो है विचारों पे होना चाहिए, नारेबाजी कम होना चाहिए। दोस्तों, पार्टी बनाना बहुत आसान है। एक दो वकील साहब लाइए, पार्टी बन जाए। पार्टी चलाना एक मुश्किल काम है, और पार्टी चलाने के लिए एक संगठित, समर्पित, ईमानदार कार्यकर्ता, मजबूत संगठन और संसाधन की जरूरत होती है। क्या सब लोग विधायक, एमपी बन सकता है? नहीं बन सकता है। हमारे समाज की विडंबना यह है कि सभा में जितने लोग होते हैं 99% चाहते हैं कि हम विधायक और सांसद बन जाए। इसी चक्कर में मारामारी हो गई। तो इस बात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तरह तरह के काम होते हैं। मेरा काम लिखना, पढ़ना, बोलना है। जरूरत पड़ेगी तो चुनाव भी लड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए हड़बड़ी नहीं है। जरूरत पड़ी तो। दोस्तों, अभी मैडम ने अच्छी बातें इशारा की साहू जी महाराज के ऊपर, अंबेडकर साहब के ऊपर, कि क्या आपको लगता है कि नेता सिर्फ चुनाव में बनते हैं या चुनाव में बनते हैं? मेरी असहमति। अब 2020 जो क्रिकेट खेलने जाता है तो उससे पहले बहुत सारा मैच और ट्रेनिंग लेके तब वहां पहुंचता है। लीडर्स विश्वविद्यालयों में बनते हैं, यूनिवर्सिटीज में बनते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब के ही भाषण से आपको सुना। वहां पे भावी पीढ़ी का निर्माण होता है। लेकिन हमारे एजेंडे से, मैं कह रहा हूं, हमारे एजेंडे से पूरा अमूमन शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें बढ़ते दमन, उसमें बढ़ते अत्याचार कहीं विमर्श में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 7-8 जुलाई को कहां गए इंजीनियर साहब? हाँ, बैठे हैं। IIT का एक छात्र जो है सुसाइड कर लिया। उनकी डेलीगेशन गई थी अभी मिलने। दर्शन सोलंकी सुसाइड कर लिया। कुछ टीचर्स, हमारे जैसे टीचर्स जो लगातार इनसे मुकाबला कर रहे हैं वैचारिक। मैं सरकार का गुलाम नहीं होता, टीचर सरकार का गुलाम नहीं होता, उसकी बौद्धिक आजादी होती। हमारे जैसे टीचर को तरह तरह से तंग किया जा रहा है। कुछ नहीं जीता तो घर के सामने कूड़ा फेंकवा दो, छुट्टी रोक दो, प्रमोशन रोक दो, महिला केस में फंसा दो। सारा मेरे साथ चल रहा है। उसी मीटिंग से अभी आ रहा हूं और मैंने चुनौती स्वीकार की है। किसी केस में फंसा नहीं, मुझे रोका जा रहा है। हमने धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। ये वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक धुआं इतना फैलाऊंगा ना कि वो किताब की जो चर्चा आपने की, उस किताब का नाम है धर्मांतरण। तो धुआं हम किताब से निकालेंगे ना, विचारों से निकालेंगे, डरेंगे नहीं। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है कि कैंपसेस में जो एट्रोसिटीज बढ़ रहे हैं उसके बारे में लेकर, और अपना केस साइड किया है। मैंने मानस साहब को भेज दिया है। और जो सांसद महोदय यहां आए होंगे, सड़क पे तो हम लड़ ही लेंगे, बाकी मंचों पे लड़ लेंगे। कम से कम आप
संसद में उठाइए, संसद में उठाइए। सारे बच्चे आपके कितने दबे हुए हैं, जहां से आपके फ्यूचर जनरेशन लीडर तैयार हो गए। हो ना, डरे सा में हूं, वहां किस किस तरह के टॉर्चर होते हैं, माथे की नसें जो है ना दबाती है रोज, तरह तरह से ह्यूमिलिएट करके, परेशान करके। मैं 26 साल पढ़ा चुका, 30-32 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी का पास हूं। मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैं तो थोड़ा लड़ाका आदमी हूं, तो लड़ो तुम भी, मैं भी लड़ूंगा, लेकिन सब ऐसे लड़ाका नहीं होते। जो बच्चे आते हैं सिंपल होते हैं, उसकी माथे की नस दबाता रहता है और इस पॉइंट पर ले जाता है कि उसको जो है ना कुछ दिखता नहीं, सुसाइड कर लेता। हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने एक अभियान चलाया, कैंपस घेरो अभियान। 10 IIT मेडिकल कॉलेजेस, 10 यूनिवर्सिटीज देश में आप लोग हजारों की संख्या में घेर दीजिए, ये दमन उत्पीड़न कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी एजेंडा का, पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट है। नहीं तो 15-20 साल माने साहब राजनीति करेंगे, 30 साल गौतम साहब करेंगे, 30 साल मैं करूंगा, उसके बाद आपकी भावी पीढ़ी लीडर्स तैयार ही नहीं हो रहे। कहां तैयार हो रहे? जितने साथी बैठे हैं, बताइए, विश्वविद्यालय में तो खेती होती है लीडर्स की ना, ABVP है, NSUI है, वहां वैचारिक तैयारी होती है, उसके लिए पैसे संसाधन देने की जरूरत होती है। शायद वो बाबा साहब का एजेंडा था जिसको हम भूल चुके हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारे साथी जो काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं छोटे मोटे, कुछ और काम कर रहे हैं, और रिटायर जब हो जाते हैं तब मौका मिलता है सोशल वर्क करने का। तो रिटायर होने के बाद हमारे लोग सामाजिक राजनीतिक आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए एडवोकेट चाहिए, हिस्टोरियन चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए, नौजवान 25-30 साल का लड़का चाहिए, उसको नेता बनाइए। हम लोग सब अपने बच्चों को जो है ना एक सरकारी दिहाड़ी मजदूर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने बेटे को ना वकील बना रहे हैं, न हिस्टोरियन बना रहे हैं, न इंटेलेक्चुअल बना रहे हैं, न इकोनॉमिस्ट बना रहे हैं, न लीडर बना रहे हैं। तो जब जिस समाज में इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं होगा, वो समाज में ज्यादातर डीलर ही होगा, डीलर, लीडर नहीं होगा। भाई गौतम साहब को क्या जरूरत थी मंत्रालय से इस्तीफा देने की? थोड़ा भिड़ जाते तो रह जाते, अब कोई हटाता भी नहीं है, क्या जरूरत? भिड़ जाते, थोड़ा सा भिड़ाका होता, भी हम लोग भी खड़े हो जाते। तो मंत्री पद का बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। ये मंत्री, MLA, विधायक, MP, ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो वैचारिक लड़ाई, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ना बेहद जरूरी है। बाबा साहब एक भाषण की, चूंकि वैचारिक सभा है तो मगर बगैर रेफरेंस के मैं बोलता नहीं। एक भाषण है, उसमें से दो पेज, 3-4 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप सब थक भी गए होंगे। मास्टर में 1 घंटा बोलने की आदत है, वो तो बोल सकता। ये जुलाई 1953 मराठवाड़ा के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में भाषण, और टाइटल है, हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करें। और हमारे पास क्या है? अध्ययन ही नहीं। पहली सभा उन्होंने कहा है कि चुनाव ही राजनीति है, ऐसा हमारे कार्यकर्ता मानने लगे। हमारे लोग सब राजनीति खाली पॉलिटिक्स हो जाए, बस हो गया चुनाव। यह भी माना जा रहा है कि चुनावों के बगैर राजनीति के कोई मायने नहीं, इसलिए चुनावों के समय सभी टिकट पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और चुनाव खत्म होते ही सब इत्मीनान से बैठ जाते हैं। लेकिन राजनीति कुल समाज जीवन का एक छोटा सा अंग है। राजनीति यानी सब कुछ नहीं होता। चुनावी राजनीति मतलब सब कुछ नहीं, इट इज नॉट एवरीथिंग। सच पूछो तो ये सामाजिक जीवन का छोटा सा अंग है। तो राजनीति बचा हुआ अनाज है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती, समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं। सामाजिक आर्थिक मसले कम महत्वपूर्ण नहीं होते। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए इन सभी बातों को एक समान ध्यान देना जरूरी है। यह बात कार्यकर्ताओं को समझनी चाहिए। कार्यकर्ता जब राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना, नाराज हो जाना, चुनाव हारने पर निराश होकर
घर में बैठ जाना और जीत जाए अगर तो असेंबली में जाकर मुंह सिल लेना, बंद कर लेना। जैसे 131 सांसद है ना, देखते हैं कितने आते हैं अभी बोलने, मुंह बंद कर लेना। राजनीति में इतना ही कार्य होता है, ऐसा हमारा कार्यकर्ता मानते हैं। इसीलिए टिकट के चक्कर में क्या हुआ है ना, अरे बहुजन हम लोग कह रहे हैं 85%, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो टक्कर होनी चाहिए थी वैचारिक नहीं हुआ, तभी तो पूरा ये हिंदू राष्ट्र ताल ठोके कह रहा है। और आजादी के अमृत काल में जो है ना, विष आया है आपके हिस्से में और अमृत गया सवर्णों को, खाली पूंजीपतियों को नहीं गया, ज्यादातर सवर्णों को अमृत गया है। कल मैंने आंकड़ा दिया था विश्वविद्यालय के, तो आपके वजह से समुद्र मंथन जब हुआ तो विष किसको मिला था आपको याद होगा। अब तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि अमृत काल है, इसका मतलब आपको विष ही पीना है, जहर ही मिलना है। और वो जहर निगलने के लिए हम लोग तैयार हैं, आ जाओ, मुकाबला होगा। तो अब हम लोग का समाज में हुआ क्या, टिकट नहीं मिलता है ना, तो दो आदमी मिलकर 3 पार्टी बना लेता है, एक अकेले अकेले और एक दोनों मिलकर कॉमन मिनिमम पर। तो 3 पार्टी बन जाती है तो वोट उतना ही है, सारा वोट बट गया, और कम वोट लेके बीजेपी जीत जाती है। तो हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी बाद में हम लोग फैसला कर लेंगे क्या होना है। सबसे पहले इस बीजेपी को हराओ, इसने हमें विष दिया है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पाल साहब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हटाओ ना यार, पहले इसको साइड करो पहले, और जो एजेंडा बनाओ, एजेंडा सेट करो सीधा कि जो भी सरकार बने, हमारा एक दलित मैनिफेस्टो एक उसके पास जाना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए सेफ कैंपस, विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, नौकरी सुरक्षित, और अडानी अंबानी को जितना माल दिया है सबका नेशनलाइजेशन करेंगे। 2 ही का भाई, यादव साहब बैठे हुए क्या, फिलहाल 2 ही, फिलहाल इसी 2 का नेशनलाइजेशन करना है। ये एजेंडा पे लाइए, इसको विमर्श का पार्ट बनाइए। आगे एग्जांपल दे रहे हैं कि हैदराबाद में लगभग 2 सालों से असेंबली चल रहा है। हैदराबाद, आई एम टॉकिंग अबाउट हैदराबाद असेंबली इन 50s। वहां 31 अस्पृश्य अनटचेबल्स एमएलए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बोला कुछ नहीं किया, मुंह सिल के बैठा रहा। अगर बोलते हैं कि राजनीति में 3 काम होता है असेंबली में जाकर, हाउस में देयर आर 3 फंक्शंस। 1, असेंबली में प्रस्ताव रखना, बिल रखना, और बजट का अध्ययन स्टडी, बजट का अध्ययन कर उस पर बोलना। क्या इनमें से एकाध उम्मीदवार विधायकों ने ऐसी कोई कार्रवाई की, बोला नहीं। तो राजनीति ही अगर सब कुछ है, तब भी आपने कुछ नहीं किया, फेल हो गए, कुछ नहीं तब भी फेल हो गए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, और कहते हैं, बस एक आध पॉइंट और बोलता हूं, राजनीति हमारे लोग जो है तुरंत सफेद कुर्ता पजामा, तुरंत सफेद जूता, मैं जींस शर्ट पहनता हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी, आई एम नॉट अपॉलिटिकल। तुरंत पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन नहीं की कि पूरा ऊपर से नीचे वो मोजा भी उसका जो है ना सब सफेद हो जाता है, और उसी दिन से उसके माथे में घूमने लगता है कि टिकट मिलेगा, संसद के गुंबद पे जाकर झंडा फहराएंगे, पूरे अफगानिस्तान तक दूरबीन से देखेंगे, वो कुरान में जाएंगे। उसी दिन से सपना शुरू हो जाता है। थोड़ा संभलिए, राजनीति बहुत ही गंभीर, दुष्कर और मुश्किल कार्य है, ये पहली बात समझिए। सब लोग राजनीति नहीं कर सकता है। कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता समझता हूं, कह रहे हैं बाबा साहब कि अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो पहले उसे राजनीति के बारे में अच्छा अध्ययन करना होगा, पढ़ना। पढ़ाई के बगैर दुनिया में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। बाबा साहब खुद कोलंबिया और लंदन में नहीं पढ़े रहते तो कुछ नहीं किए रहते, वहां मेजर बने रहते बॉम्बे में। हमारे समाज के हर एक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। जो नेता बनना चाहते हैं उन्हें नेता के कर्तव्य, काम, नेता की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना आना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं।
अन्य समाज के नेताओं जैसी हमारी हालत नहीं। वो सभाओं में जाते हैं, माला पहनते हैं, भाषण देते हैं, ताली बजवाते हैं, आ जाते हैं। पॉलिटिक्स फॉर अस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट प्रिविलेज। हमारे जाते हैं क्या एकदम स्कॉर्पियो में बैठ के हवाई जहाज में बैठेंगे, कभी कनाट प्लेस ठीक से घूमा नहीं, आता है वहां एयर होस्टेस, हेलो सर हाउ यू, यहाँ ये भी मिल जाएगी, हेलो सर। 4 साल तो खाली कनाट प्लेस के बिल्डिंग देखने में लगा देता है, बोलेगा क्या? उसको लगता है राजा बन गया। बोलना तो हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्डिंग घूम घूम के देखता है, कोई ले गया 5 स्टार होटल में, कॉफी पिलाया, खाना खिलाया, मस्त है, बोला यही तो स्वर्ग जन्नत है। बोलने की क्या जरूरत, नहीं तो अगले चुनाव में नेता काट देगा टिकट। अरे वैसे टिकट आए जाए नहीं है कोई बात नहीं, बोलते रहो। कोई ना कोई तो नेता बनेगा, जिसका समाज जिंदा रहता है ना, नेता अपने आप टाइट हो जाता है। हम लोग नेता से व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जाते हैं, सामूहिक काम एजेंडा के लिए जाते हैं। तो नेता पे दबाव बनाना जरूरी। एक पॉइंट और बोलता हूं, उसके बाद खत्म करता हूं। आखिरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि आपको लगता है नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन मेरी मानो तो नेता बनना बहुत कठिन काम है। खुद मुझे नेता होना बहुत मुश्किल काम लगता है। मेरा नेता होना दूसरों की तरह नहीं है। जब मैंने आंदोलन छेड़ा तब किसी भी तरह का संगठन नहीं था, खुद मुझे ही सभी काम करने पड़ते थे। संगठन करना था तो मुझे ही, अखबार शुरू करना था तो मुझे ही, इसलिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता आदि अखबार मुझे चलाने पड़े। प्रेस चलानी थी तो खुद मुझे प्रेस की सारी तैयारी करनी पड़ी। संक्षेप में मुझे हर बात का शून्य से निर्माण करना पड़ा, जीरो से। जो हुआ वो सब परिपूर्ण है ऐसा नहीं कहता मैं। मेरा कहना तो यह है कि जो हुआ उसका शतांश भी नहीं, और अधिक काम करने की जरूरत है। और यह एक वृक्ष हमने लगाया है जिसको सींचने की जरूरत है, वृक्ष लगाया जिसको सींचने की जरूरत है। हमारे ना प्रेस है, बड़े बड़े पार्टी अभी तो को मैं कह रहा हूं, बड़े बड़े लीडर्स को ना प्रेस है। यूट्यूब वाला आ रहा है, इस लोग को बेचारा कुछ पैसा वाला दे दीजिएगा, खाना भी खिला दीजिएगा, ये सब जरूरत। ये मिनिस्ट्री मीडिया नहीं है ना प्रेस है, न्यूज़पेपर है, इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, पैसे कमा के पता नहीं कहां कहां छुपाए हुए ईटीसीबीआई के डर से चुप बैठा हुआ है। तो क्या कीजिएगा, कैसे नेता बनेगा? तब तो लीडर नहीं डीलर ही मिलेगा आपको पैकेज में। तो चलते चलते आखिरी बार, लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनका संगठन खड़ा करना बेहद महत्वपूर्ण काम है। हर नेता को यह काम करना होगा। आजकल फेसबुक ट्विटर पे चल जाता है कैरम बोर्ड की तरह। आंदोलन कहां कर रहा है? सड़क पे कौन नेता लड़ रहा है? कौन संसद घेर रहा है? कौन विधानसभा घेर रहा है? कुछ नहीं, खाली सब गुलाम समझ लिया है। इस जात का इतना वोट है, खड़ा कर दो, बार्गेनिंग करो, सेटिंग करो, 4 सीट लो, उसमें एक को मंत्री बना लो, बेटा को, फूफा को, दामाद को, जितने रिश्तेदार है उसको आसपास घुमा लो। उसके जात का लोग गुलाम तो है ही। तो जब तक गुलाम रहे हो तो ऐसा ही नेता आपको डिजर्व करना पड़ेगा। फिर बाबा साहब जैसा नेता आपको कहां से मिलेगा? अगर वो बिके होते तो पता नहीं दुनिया में कितना प्रॉपर्टी खरीद ली हो, क्या नहीं मिला हो। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत धैर्य होना जरूरी है, पेशेंस। जिसमें धैर्य नहीं होता वो नेता नहीं बन सकता। जो आदमी मरने के लिए तैयार है वो कभी नहीं मरता, और जो मरने से डरता है वो पहले से ही मरा हुआ होता है। इस देश के हिंदू, नोट कीजिएगा, कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू और तमाम उस समय के कैबिनेट यूरोप से पढ़े हुए थे, थोड़ा डेमोक्रेसी, लिबरल वैल्यूज में विश्वास करते थे, एक अच्छा संविधान बनवाया, लागू करवाया, बहुत सारे प्रोविजंस किए, सब कुछ नदी नहीं बह रही थी, आप डुबकी लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ। पब्लिक सेक्टर बने, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बने, जवाहर नवोदय स्कूल, सेंट्रल स्कूल बने, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा काम करने का, पढ़ने लिखने का मौका मिला। ये सरकार सबको बेच रही है, कह रही है अमृतकाल है, तो सही तो कह रही है, बेच देगी। आपके पास नौकरी करने वाले लोग नहीं होंगे तो माने साहब को चंदा कौन देगा? मिडिल क्लास ही जो देगा? तो नहीं। इस देश के हिंदू हमें बहुत तकलीफ देंगे, हमारी राह में कई रोड़े पैदा करेंगे, लेकिन जो भी हो, हमने जो राह अपनाई है, जिसे हम इंसानियत कहते हैं,
उसे पाने की कोशिश हमें नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए हमारे हर कार्यकर्ता का धैर्यवान होना जरूरी है। हमें ध्यान में रखना होगा कि सम्मानजनक व्यवहार करना हमारा परम कर्तव्य है। कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करता, मैं काम से प्यार करता हूं। बाबा साहब की राइटिंग, मैं काम से प्यार करता हूं। और कह रहे हैं कि संगठन आपसी मतभेद बुलाइए, लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी नहीं बनाइए, नहीं तो अमृत का जो है ना पूरा जहर ही मिलने वाला है। हम लोग तो लड़ भिड़ के निकल लेंगे। तो ये बात बाबा साहब कह रहे हैं, ये सिर्फ ताली नहीं बचाने की जरूरत है। वीडियो सारे YouTube में लग जाएंगे, उसको सब सुनिए, सबको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए रात में ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पिताजी वाइस चांसलर नहीं थे, मेरे दादा दादी मजदूर थे, मेरे पिताजी एक ऑफिस में क्लर्क थे छोटे से, उसी घर से निकला हुआ, गांव में पढ़ के आया हुआ, दिल्ली में आजकल थोड़ा बहुत दहाड़ लेता हूं। तो आपके घर में भी बाबा साहब हो सकते हैं, फूले हो सकते हैं, साहू जी महाराज हो सकते हैं। जरूरत है उसको सींचने की। सिर्फ बाबू बनाइएगा तो फिर बाबा साहब नहीं मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।